Hello everyone, I am भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म्स में होंगे और इसके साथ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मॉड्यूल 11 है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस मॉड्यूल नहीं देखे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी भी गिवन है, वहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसमें से क्या है? अ सेट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, अ सेट ऑफ ऑफिशियली लॉज, अ सेट ऑफ फाइनेंशियली लॉ, एंड ऑप्शन डी इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइनिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो हम देखते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहले जो है आर्टिकल गिवेंस हैं और आर्टिकल्स के साथ शेड्यूल भी दी गई हैं। तो ओरिजिनली जो है आर्टिकल 395 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन थे और इसके साथ यहाँ पे कुछ सब आर्टिकल्स भी ऐड हुए हैं। और ओरिजिनली जो शेड्यूल्स थी वो 8 थी, उसके बाद अमेंडमेंट करने के बाद अब शेड्यूल 12 हो गई है। तो यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जो स्टेट की पावर्स, रूल्स, रेगुलेशंस और एक तरह से डायरेक्शंस देता है कि एक जो कंट्री है या स्टेट, एक नेशन किस तरीके से चलेगा और किस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है कि द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइनिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि जितने ये पार्ट्स में डिवाइड हैं और पार्ट्स के साथ आर्टिकल में डिवाइड है, तो ये सभी डिटेल्स इसमें गिवन हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में गिवन है और फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो पार्ट 4 के क्लॉज ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्युलरिज्म मीन्स। तो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है कि जब कोई स्टेट जो है वो उसका कोई पर्टिकुलर जो है वो रिलीजन नहीं होता और इसके साथ ही वो पॉलिटिकल और सोशल हर तरह से जो है कोई भी धर्म फॉलो नहीं करता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इंटरफेयर, वो किसी भी धर्म की प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि सेक्युलरिज्म होता है। अब हम बात करें सेक्युलरिज्म की, तो ये कहाँ पर मेंशन है? सेक्युलरिज्म जो है ये हमारे प्रेम्बल में गिवन है। अगर हम देखें कि ये जो वर्ड है ये बाद में ऐड हुआ है, ये स्टार्टिंग में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया है। तो सेक्युलरिज्म जो वर्ड है इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है? अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक जस्टिस है, जनरली जस्टिस की जब बात होती है तो यहाँ पे 3 टाइप के जस्टिस हम देखते हैं प्रेम्बल में भी। तो वो 3 टाइप के जस्टिस कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक यहाँ दिया गया है, सोशल और पॉलिटिकल। ये जस्टिस जो है यहाँ पे 3 टाइप के जस्टिस होते हैं। तो हम इकोनॉमिक जस्टिस देखें तो इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात है वो प्रिएम्बल में की गई है और प्रिएम्बल के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। तो ये कई बार पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है कि जस्टिस कितने टाइप के गिवन है, कौन कौन से जस्टिस गिवन है और यहाँ पे कहाँ पर वो गिवन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है प्रिएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स। तो प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पूरी याद होनी चाहिए क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इससे रिलेटेड, जो अमेंडमेंट्स एक्ट हैं और इससे रिलेटेड केसेस हैं। तो प्रिएम्बल में जैसे प्रिएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये कहा गया है और इसके साथ ही यहाँ पे प्रिएम्बल स्टार्ट किस वर्ड से होती है? तो प्रिएम्बल स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस वर्ड से स्टार्ट होती है वी द पीपल।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वर्ड का यूज़ जो है यूनाइटेड नेशंस में भी किया गया है। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल की हमारी जो लाइन की स्टेटमेंट है वो ये है, और इसके साथ ही करेक्ट आंसर हमारा हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में ये बात कर रहा है। तो अगर हम जुडिशियल रिव्यू को देखें तो जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे क्या किया गया है, काफ़ी सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड केसेस हैं, तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को एक बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट के तौर पे देखा जाता है। और इसके साथ ही ये हमने यूएस से बोरो किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो है हम यूएस के पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो जुडिशियल रिव्यू है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या है, एक हमारा इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और जैसे कि हम केसेस देखते हैं यहाँ पे केशवानंद भारती केसेस, और भी यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जिसमें ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि आर्टिकल जो हमारा 368 है वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की पावर देता है पार्लियामेंट को। तो यहाँ पे इस पार्लियामेंट के थ्रू कोर्ट जैसे ये कहता है कि वो हर पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ये भी बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड ना करने के साथ कि पार्लियामेंट के पास इसमें पावर है कि वो अमेंड करे, रिक्रिएट नहीं कर सकती, कुछ समय के साथ उसमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और उसके साथ ही जो आर्टिकल 368 है ये सिर्फ प्रोसेस बताता है कि अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस होगा, वो ये नहीं कहता कि आप हर पार्ट को अमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1948 to examine the case of organization of state on the linguistic basis was headed by। तो 1948 में जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या किया गया, जो यहाँ पे एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन को हेड जो है वो SK धार ने किया था। और इसके साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है हाई कोर्ट के, अब बाद में यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो इसके साथ यहाँ पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। और इसके साथ जो हमारे और भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बेसिस पे कमीशन बने हैं, तो उन कमीशन में तो यहाँ पे जो 1953 में हम देखते हैं, 1954 में यहाँ पे पहले ये बात हो रही थी कि जो स्टेट का फॉर्मेशन है वो बाउंड्रीज़ के बेसिस पे होगा, बट यहाँ पे जो इसकी रिपोर्ट के अनुसार और बाद में लिंग्विस्टिक बेसिस पे यहाँ पे क्या किया गया, स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। और 1956 के अराउंड यहाँ पे हमारी कंट्री में 14 यहाँ पे स्टेट्स से और 6 यूनियन टेरिटरीज इनको फॉर्म किया गया रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसके थ्रू। तो फर्स्ट कमीशन जो है इसका SK धार ने हेड किया था, उसके बाद और भी कमीशंस बने थे, बट फर्स्ट ये था। और इसके साथ ही यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम देखें तो पहला स्टेट जो बना था वो आंध्र था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 35 से लेकर यहाँ पे हम जाते हैं आर्टिकल 51 तक, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन है। इसके साथ ही ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर वो वायलेट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वायलेट्स करने के बाद वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, हम उनके अगेंस्ट जा सकते हैं अगर हमारा जो है फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये एक आइडियल की तरह है और ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, और ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि हर स्टेट इसके रूल्स को फॉलो करेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो गांधीयन आइडियोलॉजी पे जो यहाँ पे बेस्ड है वो है आर्टिकल 63 में भी मेंशन किया, आर्टिकल 43 में भी मेंशन किया गया है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया था कि उनके मूवमेंट के दौरान जो जो प्रिंसिपल वो फॉलो करते थे तो उनकी आइडियोलॉजी पर ये बेस्ड है। और इसके साथ ही यहाँ पे करेक्ट जो हमारा आंसर होता है वो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें से सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है।
तो यहाँ पे अगर हम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 से स्टार्ट होते हैं और ये 147 तक जाते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो पूछे जाते हैं, जैसे 136 जो कि स्पेशल लीव के बारे में बात करता है, और 137 जो है रिव्यू के बारे में बात करता है, और इसके साथ ही यहाँ पे 141, 142, 143 ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे ये भी है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो अपॉइंटमेंट्स भी होती है उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वर्ड हरिजन। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने हरिजन वर्ड का इस्तेमाल करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसको प्रोहिबिट किया। और इसके साथ ही यहाँ पे इसको प्रोहिबिट करने के बाद इस वर्ड की जगह अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो हरिजन शब्द है इसकी जगह आप कौन सा अनुसूचित जाति शब्द यूज़ होता है उत्तर प्रदेश में, और इसको प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट विमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू द राज्यसभा वाज। तो यहाँ पे जो राज्यसभा में 1980 में नरगिस दत्त को नॉमिनेट किया गया था, और यहाँ पे 1970 की स्टार्टिंग से ही यहाँ पे उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने यहाँ पे समाज में जो किया और कुछ न्यू आइडियल्स भी यहाँ पे इन्होंने स्थापित किए, जिसकी वजह से इनके सेंचुरी के वर्क के अकॉर्डिंग इनको 1980 में नॉमिनेशन मिला, और ये पहली महिला बनी जो कि फिल्म स्टार थी और नॉमिनेटेड हुई थी राज्यसभा के मेंबर के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द कस्टोडियन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा में यहाँ पे हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लोकसभा के। एज अ चेयरमैन यहाँ पे होते हैं, स्पीकर होते हैं। तो यहाँ जो कस्टोडियन ऑफ लोकसभा है वो भी स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें से कौन आर्टिकल 19 में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। आर्टिकल 19 में बेसिकली 6 टाइप की फ्रीडम की बात होती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीली मूव, ये सारे जो है यहाँ पे इनकी बात होती है, लेकिन इसमें से क्या इसमें मेंशन नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को हम इसमें आर्टिकल 19 में स्पेसिफिकली 6 फ्रीडम्स में मेंशन नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो प्रेस की फ्रीडम है, प्रेस से रिलेटेड जो आर्टिकल है इसको प्रेस को फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। जैसे हमारे 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं यहाँ पे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और इसके साथ ही लेजिस्लेटिव। तो यहाँ पे इनके साथ ही प्रेस को भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है। और यहाँ पे ये तीनों ही जो हैं आर्टिकल 19 में तीनों फ्रीडम गिवन है। आर्टिकल जो 19 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में इंक्लूड होता है, और फंडामेंटल राइट में ही आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम के अंडर में आते हैं, और फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं हर राज्य के, तो वो क्या होते हैं, अपने आप ही एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। किसके, तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड। तो फाइनेंशियली इमरजेंसी जो है वो जब अब तक वैसे इंडिया में फाइनेंशियली इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी है, लेकिन अगर फाइनेंशियली इमरजेंसी लगती है तो उसमें क्या होता है। तो फाइनेंशियली इमरजेंसी जब भी होती है तो जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है, सैलरी की पेमेंट उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसीलिए करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, पेमेंट ऑफ सैलरी टू पब्लिक सर्वेंट विल बी पोस्टपोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following 3 types of emergency has been declared by the president for maximum number of times। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कौन सी ऐसी टाइप की इमरजेंसी है जो इम्पोज की जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक जो है इमरजेंसी के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात की जाती है। तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी की बात की गई है, और उसमें फाइनेंशियली इमरजेंसी अब तक एक भी बार नहीं लगी है,
और यहाँ पे तीनों ही टाइप की जो इमरजेंसी है वो कितनी भी नंबर के बाद लगाई जा सकती है। ऑल द 3 इमरजेंसीज हैव बीन डिक्लेयर्ड इक्वल नंबर ऑफ टाइम, तो इसमें ऐसी कोई इशू नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर अभी तक आपने हमें सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो नहीं किया है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना हमें मत भूलिएगा। थैंक यू।